हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट आईपी लॉज बताने वाली हूँ, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। साथ में इनसे रिलेटेड जो ट्रीटीज़ होती है ना, वो डिस्कस करूँगी। तो आपके ट्रीटीज़ से रिलेटेड 15 मार्क्स का पोर्शन आएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में भी ट्रीटीज़ को यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो पेटेंट से रिलेटेड ट्रीटीज़, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई से रिलेटेड ट्रीटीज़ को आपको पढ़ना है। आप ट्रीटीज साथ में भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश किया है। पेटेंट की अलग ट्रीटीज़ होती हैं, ट्रेडमार्क की अलग ट्रीटीज़ होती है। ठीक है, तो आपको इनके ईयर याद रखने हैं कि कभी ट्रीटीज़ आई थी, साथ में इनका क्या एम है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। तो हम ट्रेडमार्क को देखते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? एक यूनिक सिंबल होता है टू आइडेंटिफाई गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है? एक लोगो होता है, साइन होता है, नेम होता है, सिंबल होता है टू आइडेंटिफाई गुड एंड सर्विसेज। तो ये बेसिकली ट्रेडमार्क एक कंपनी की ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका कोई नेम है, तो क्या वो नेम ट्रेडमार्क में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यदि आपने अपनी नेम को रजिस्टर करवा लिया है, ठीक है, अपने नेम को, अपनी कंपनी की नेम को रजिस्टर करवा लिया है, तो वो ट्रेडमार्क में काउंट हो जाएगा, अदरवाइज वो ट्रेडमार्क में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो एक बेसिकली कंपनी का ब्रांड होता है। ठीक है, जैसे मैकडी है, मैकडी का जो एम है वो बेसिकली क्या है? ट्रेडमार्क है, उस कंपनी का लोगो है। ठीक है, तो उस कंपनी को उस लोगो से पहचाना जाएगा। ठीक है, ट्रेडमार्क में जो एक्ट होता है वो कौन सा होता है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। यदि कोई भी नेम, लोगो, साइन, सिंबल इस एक्ट के अंदर आ रहे हैं तो वो ट्रेडमार्क होंगे। ठीक है, और एक्ट कौन सा है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो आपको ये याद रखना है। आप पूछ सकते हैं कि ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था? कब आया था? 1999। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस एक्ट के अंडर रहकर क्या करती है? किसी भी साइन को, सिंबल को ट्रेडमार्क काउंट करती है। ठीक है, इस ट्रेडमार्क की जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर्स तक के लिए होती है। ठीक है, सो देखो, किसी पर्सन को जैसे अपने लोगों को, साइन को रजिस्टर करवाना है, तो उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो इस ट्रेडमार्क के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? जो आपका मार्क है, जो भी लोगो है, वो यूनिक होना चाहिए। हैव नॉट एनी सिमिलरिटी विद अदर एग्जिस्टिंग मार्क। किसी भी एग्जिस्टिंग मार्क से सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया है। आपका जो मार्क है, लोगो है, साइन है, वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेडमार्क के लिए कौन कौन से सिंबल्स हैं मार्केट में? देखो, जब कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप ये वाला साइन यूज़ कर सकते हो कि हमारा जो लोगो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, वैसे आपने टीएम के नाम से भी देखा होगा, वो जो लोगो होता है वो अभी तक एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको यदि अपने मार्क को बताना है कि हमने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो आप ये वाला साइन यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला कब होता है? नॉट रजिस्टर्ड बट कैन बी यूज प्रमोटिंग दी गुड्स। ठीक है, और ये वाला तब जब आपका गुड्स रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, सो ट्रीटीज देखते हैं रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारी पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। कब आई थी? 1883 में। उसके बाद है मैड्रिड एग्रीमेंट। कब आया था? 1891 में। इससे रिलेटेड एक सिस्टम भी आया था, प्रोटोकॉल भी आया था, मैड्रिड प्रोटोकॉल। कब आया था? 1989 में। तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही ट्रेडमार्क को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि एग्रीमेंट हुआ था 1891 में और प्रोटोकॉल आया था 1989 में। एक नाइस एग्रीमेंट हुआ था 1957 में हुआ था। ये गुड एंड सर्विसेज को क्लासिफाइड करता है। तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है वो किस में है? नाइस एग्रीमेंट में। आपको याद रखना है, नाइस एग्रीमेंट रिलेटेड है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, और कब आया था? 1957 में। एक वियना एग्रीमेंट हुआ था 1973 में। ट्रिप्स, ये याद रखना है आपको, ट्रिप्स कब आया था? 1994 में। एक बीजिंग ट्रीटी हुई थी 2012 में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में। तो कॉपीराइट नाम से पता चल रहा है कि एक राइट है। कौन सा? एक लीगल एक्सक्लूसिव राइट है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है मोनोपोली होना। तो जिसको भी ये कॉपीराइट मिल जाएगा उसके पास उसकी मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली कॉपीराइट क्या है? एक लीगल एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? क्रिएटर को दिया जाता है उसकी क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो कॉपीराइट एक्सक्लूसिव राइट होता है जो क्रिएटर को उसकी क्रिएशन के लिए दिया जाता है। किस फील्ड में? लिटरेचर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, आर्टिस्टिक वर्क में, साउंड रिकॉर्डिंग में, फिल्मिंग में,
सिनेमेटोग्राफी में, ठीक है। तो यदि किसी पर्सन को लिटरेचर में हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग में हो गया, फिल्म में हो गया, चाहता है कि उसकी कोई पायरेसी ना हो, ठीक है, पायरेसी को रोकने के लिए यहाँ पर पर्सन क्या कर सकता है, अपने उस वर्क का, अपनी क्रिएशन का कॉपीराइट ले सकता है, ठीक है। इस कॉपीराइट की वैलिडिटी होती है 60 ईयर्स, ठीक है। कब से? डेट ऑफ पब्लिकेशन से, या फिर डेथ ऑफ पर्सन, यदि किसी पर्सन की डेथ हो गई है उसके 60 ईयर्स तक उसको इस अपने प्रोडक्ट की क्या मिल जाएगी, कॉपीराइट मिल जाएगा, या फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन से 60 ईयर्स तक उसको उस प्रोडक्ट का कॉपीराइट मिल जाएगा, ठीक है। कॉपीराइट के अंदर कौन सा एक्ट आता है? कॉपीराइट एक्ट 1957, ठीक है। तो इंडिया में इस एक्ट के थ्रू ही पर्सन को क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। तो कॉपीराइट एक्ट कब आया था? 1957 में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो कॉपीराइट का हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अपने प्रोडक्ट का, अपने वर्क का, अपनी क्रिएशन का कॉपीराइट कब ले सकता है? फर्स्ट, वर्क मस्ट बी एग्जिस्ट इन टेंजिबल फॉर्म, या फिर फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, तब उस प्रोडक्ट का हमें क्या मिलेगा, कॉपीराइट। सेकंड, वर्क शुड बी ओरिजिनल, ठीक है, वो वर्क जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि वो वर्क ओरिजिनल है कि नहीं है? वो जो वर्क है शुड पास कॉपीराइटेबल वर्क टेस्ट, एक टेस्ट होता है कॉपीराइटेबल टेस्ट, यदि वो पास कर लेता है तब हम बोलेंगे कि वो वर्क कैसे ओरिजिनल वर्क है, ठीक है। तो वर्क यदि ओरिजिनल है, टेंजिबल फॉर्म में है, तभी उस प्रोडक्ट का क्या मिलेगा, कॉपीराइट। कॉपीराइट का जो सिंबल होता है वो सी होता है, उसके आसपास सर्किल होता है, ठीक है। तो आपको, यदि आपको किसी भी प्रोडक्ट के आगे इस तरह का लिखा हुआ है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट क्या है, कॉपीराइट है, ठीक है। इसका मतलब उसकी पायरेसी नहीं हो सकती, उसका इमिटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। हम कॉपीराइट से रिलेटेड ट्रीटीज देखते हैं। फर्स्ट है बर्नी कन्वेंशन। तो हमने देखा था बर्नी कन्वेंशन कब आया था, 1886 में, जो कि रिलेटेड था लिटरेसी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड। और लिटरेसी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क इसमें आता है कॉपीराइट में। तो ये बर्नी कन्वेंशन किससे रिलेटेड हो गया, कॉपीराइट से रिलेटेड। कब आया था, 1886 में। रोम कन्वेंशन 1961। ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट कब आया था, 1994 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अपने आईपी लॉज हैं वो ट्रिप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। चाहे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ये सब ट्रिप्स के अंदर आते हैं। तो ट्रिप्स इन सबको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आता है WIPO कॉपीराइट ट्रीटी, WCT, कब आई थी, 1996 में, इंपॉर्टेंट है। WIPO परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी 1996, ये भी दोनों साथ साथ आई थी। ट्रिप्स एग्रीमेंट ये वापस रिपीट हो गया है 1994 में, ठीक है। तो कॉपीराइट से रिलेटेड कौन कौन से हैं, बर्ने कन्वेंशन, रोम कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट, WIPO कॉपीराइट ट्रीटी एंड WIPO परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी, ठीक है। ये 1996 में आई थी। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव राइट होता है। ये भी क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव राइट होता है। जितने भी हमारे आईपी लॉज होते हैं वो एक तरह से एक्सक्लूसिव राइट ही होते हैं। पेटेंट भी क्या है, एक एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी क्या है, एक्सक्लूसिव राइट है विच प्रोटेक्ट डिज़ाइन एंड आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये राइट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिज़ाइन को और आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी को। डिज़ाइन मीन्स फीचर्स ऑफ शेप, पैटर्न रिलेटेड टू दी एनी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी शेप, पैटर्न, वो क्या होगा, हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड वैलिडिटी कितनी है, 10 ईयर्स तक की वैलिडिटी है। इसका मतलब 10 ईयर्स तक के लिए हमें इसका क्या मिलेगा, एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा। और मैक्सिमम इसको 5 ईयर्स से एक्सटेंड किया जा सकता है आफ्टर रिन्यूअल। रिन्यू करवाने के बाद भी सिर्फ 5 ईयर्स तक ही वैलिड रहता है। किस एक्ट के अंदर आएगा ये, डिज़ाइन एक्ट 2000। तो आपको याद रखना है, डिज़ाइन एक्ट 2000 के अंदर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आता है जो प्रोटेक्ट करता है डिज़ाइन को और आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। सो हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है। तो जो डिज़ाइन है, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, वो नॉवेल होना चाहिए, नया होना चाहिए, एंड डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही होता है कि सब कुछ हमारा जो प्रोडक्ट है वो नया ही होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्रीमेंट है, लोकार्को एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या बताता है, ये एक तो आया था 1968 में, और ये एग्रीमेंट बोलता है, क्लासिफिकेशन को डिफाइन करता है बेसिकली। तो डिजाइन से रिलेटेड क्लासिफिकेशन की बात कहाँ की गई है, लोकार्को एग्रीमेंट 1968 में, ठीक है। अब हम ट्रीटीज देखते हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है। कौन सी है, फर्स्ट पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी, जो कि आई थी 1883 में। ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करती थी इनिशियली, ठीक है। हेग एग्रीमेंट, हमें पता है हेग जो सिस्टम है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड है, और कब आया था, 1934 में। ट्रिप्स,
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ये कब आया था 1994 में, और ये ट्रिप्स आपको सब जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को भी प्रोटेक्ट करता है ये ट्रीटी, ठीक है। तो 3 ट्रीटीज़ है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड। सो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को। तो इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो जीआई क्या है, एक साइन है। दैट साइन कैन बी यूज्ड ऑन प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। सो हम उस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग का यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेट करता हो, बिलोंग करता हो, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट का और उस ज्योग्राफिकल रीजन का स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। कैसे लिंक होता है, जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ना उस रीजन से एसोसिएट करती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट और इस रीजन का एक लिंक होता है, ठीक है। जैसे आपने बीकानेर की भुजिया देखी होगी, ठीक है। तो जो भुजिया का जो क्वालिटी है वो उस बीकानेर में ही ऐसी क्वालिटी मिलेगी, मतलब बोल सकते हैं उसके पानी का कोई फ़र्क पड़ता होगा या मसाले का कोई फ़र्क पड़ता होगा, ठीक है। तो वहाँ बीकानेर में उस रीजन में ही वो उस तरह की भुजिया बन सकती है, ठीक है। तो इस बीकानेरी भुजिया को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। जैसे कश्मीर का पश्मीना शॉल, ठीक है। तो कश्मीर में जो शॉल मिलता है वो सिर्फ वहीं पर मिल सकता है। तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उस रीजन से एसोसिएट होती है, ठीक है। जो उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है वो 10 ईयर्स तक के लिए मिलता है, और यदि उस टैग को एक्सटेंड करवाना होता है तो उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो CGPDTM ऑफिस में जाकर आपको वहाँ पर क्या करवाना पड़ता है, इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो जीआई से रिलेटेड कौन सा एक्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था, 1999 में। तो ट्रेडमार्क एक्ट भी 1999 में आया था, ये आपको याद रखना है। साथ में जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाला एक्ट है वो भी कब आया था, 1999 में, ठीक है। अब हम जीआई से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है। तो जो जीआई है वो कब मिलता है किसी प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट शुड बी फ्रॉम द जियोग्राफिकल लोकेशन। वो प्रोडक्ट उस जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेट करना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, या फिर उसकी जो क्वालिटी है उस लोकेशन से एसोसिएट करनी चाहिए, तब जीआई टैग मिलेगा, ठीक है। या फिर इसका प्रोडक्शन, उसकी प्रोसेसिंग या उसकी प्रिपरेशन उस लोकेशन से होनी चाहिए, तब किसी प्रोडक्ट को वहाँ पर क्या मिलेगा, जीआई टैग मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जीआई टैग किस किस प्रोडक्ट को मिला हुआ है, ठीक है। जैसे मैसूर की सिल्क हैंडीक्राफ्ट में इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। राजस्थान की कोटा डोरिया हैंडीक्राफ्ट में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। गुड्स में बीकानेर की भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। जे.एंड.के जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरी पश्मीना है शॉल है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। लखनऊ की चिकनकारी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या मिलता है, जीआई टैग मिलता है। जैसे कि नागालैंड की जो नागा मिर्ची है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तिरुपति के लड्डू को, फूड स्टफ में तिरुपति के लड्डू को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग किसको मिलता है, प्रोडक्ट को मिलता है। प्रोडक्ट को एक साइन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड होता है, वो प्रोडक्ट उस लोकेशन से रिलेट करना चाहिए, उसकी क्वालिटी उस लोकेशन पर डिपेंड करनी चाहिए, तभी क्या मिलेगा, जीआई टैग। अब हम ट्रीटीज देखते हैं रिलेटेड टू जीआई। तो जीआई से रिलेटेड सिर्फ एक ही ट्रीटी है, वो हमको पता है कौन सी, ट्रिप्स। ट्रिप्स कब आई थी, 1994 में। ट्रीटी रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो ये ट्रिप्स किसको प्रोटेक्ट करता है, जीआई को। तो जीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही ट्रीटी है, ठीक है। एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब बटन। थैंक यू।